अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा 9th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पहले डेफिनेशन देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे काम करता है, इम्पोर्टेंस क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। फिर हम उसकी कुछ थ्योरीज़ पे डिस्कशन करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमिन होता है, उसकी डिमांड कैसे बनती है, सप्लाई कैसे होती है, इक्विलिब्रियम कैसे बनता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन होता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। एन इंटरेस्ट रेट इज़ द प्राइस पेड बाय अ बोरोअर टू अ लेंडर फॉर द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल। रेट ऑफ इंटरेस्ट जस्ट एक प्राइस है, जैसे हम किसी चीज़ की प्राइस पे करते हैं, ये भी एक प्राइस है। किस चीज़ की प्राइस है? जो कि बोरर पे करता है, उधार लेने वाला पे करता है। किसको? लेंडर को। किस लिए पे करता है? फॉर द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो उसने उस लेंडर के रिसोर्सेज यूज़ किए हैं उसके लिए प्राइस पे करता है। ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल, कितने भी टाइम इंटरवल के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 डेकेड के लिए, ये कोई लिमिट नहीं है। सो बोरर, उधार लेने वाला, उधार देने वाले को कुछ अमाउंट, कुछ प्राइस पे करता है। वो क्यों पे करता है? क्योंकि उसने उसके कुछ रिसोर्सेज यूज़ किए हैं फॉर द सम पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोबारा मैं रीड कर रहा हूँ। An interest rate is the price paid by a borrower to a lender for the use of resources during some time interval. The amount of the loan is the principal. जितने पैसे उधार लिए जा रहे हैं वो प्रिंसिपल है, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है। एंड द प्राइस पेड इज़ टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल। कि जितना आपने लोन लिया है उसकी परसेंटेज होता है उसका 10%। यानी अगर 100 रुपया लिया है तो 10% 10 रुपये बनते हैं, 200 है तो 20 रुपये बनते हैं, 1000 है तो आपका 10% उसका 100 रुपया बनता है। तो जितना प्रिंसिपल है, अमाउंट जितनी आप लोन ले रहे हैं वो प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल की परसेंटेज जो है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है किसी भी टाइम पीरियड के लिए, जर्नली या ईयर उन्होंने कहा है। इंटरेस्ट रेट्स आर among the most closely watched variables in the economy. Thus, participants in financial markets attempt to anticipate interest rate movements when restructuring their positions so that they can capitalize on favorable movements or reduce their institutions' exposure to uncomfortable movements. बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है ये इकोनॉमिक्स के अंदर। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर तमाम पार्टिसिपेंट्स की नज़र इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होती है कि फ्लक्चुएट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। इसके हिसाब से वो अपने इंस्टीट्यूट्स को बचाते हैं अनफेवरेबल मूवमेंट्स के लिए, या इसकी मदद से ही वो अपने इंस्टीट्यूट्स के को कैपिटलाइज करते हैं फेवरेबल मूवमेंट्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका वेरिएबल है इकोनॉमी के अंदर। So theories of rate, इस थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हम डिटरमिन करेंगे। थ्योरी ऑफ हाउ द जनरल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट आर डिटरमिन्ड। इस थ्योरी में ये देखेंगे कि जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट का लेवल कैसे डिटरमिन होता है। इट एक्सप्लेन्स हाउ इकोनॉमिक एंड अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट चेंजेस, के अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स, अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे इफ़ेक्ट करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को कि वो चेंज हो जाए। और फिर इंटरेस्ट रेट्स डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई फॉर लोनेबल फंड्स, के डिमांड और
This theory proposed that the general level of interest rates is determined by the complex interaction of two forces. Now ये थ्योरी बता रही है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे डिटरमिन होता है, इंटरेक्शन होती है इसमें दो फोर्सेस की। अब वो दो फोर्सेस कौन सी हैं? द फर्स्ट इज़ द टोटल डिमांड फॉर फंड्स, फंड्स की टोटल डिमांड कितनी है, पहली चीज़ ये है। अब वो फंड्स किन की तरफ से हैं? बाय फर्म्स, बाय गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड्स। सो दोबारा इसको रीड कर रहा हूँ। द फर्स्ट इज़ द टोटल डिमांड फॉर फंड्स बाय फर्म्स, गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड्स विच कैरी आउट अ वेराइटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विद दोज फंड्स। इस फंड्स की वजह से ये कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट कर सकते हैं, बिज़नेस रन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स कर सकते हैं। दिस डिमांड इज़ नेगेटिवली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये नेगेटिवली रिलेटेड कैसे होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट वो प्राइस है जो बोरोअर ने पे करनी है, जो फंड लेने वाले ने पे करनी है। इसका नेगेटिव रिलेशनशिप कैसे हुआ? जब ये प्राइस ज़्यादा है, यानी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, बोरोअर को पता है कि मैंने अगर लोन लिया तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी, जो लोन जो हमने पहले प्रिंसिपल बनाया था, अमाउंट ऑफ द लोन इज़ द प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल की परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर परसेंटेज 10% है, यानी 100 रुपये पे 10 रुपये, अगर यही परसेंटेज बढ़ा दी जाए, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के 50% कर दिया जाए, यानी 100 रुपये पे 50 रुपये, तो ये तो फिर महंगा हो गया ना। यानी रेट, अब हम थोड़ा लोन लेंगे, सोचने की बात है। अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो हम कम लोन लेंगे, अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो हम ज़्यादा लोन लेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं दिस डिमांड इज़ नेगेटिव रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्सपेक्ट फॉर द गवर्नमेंट्स डिमांड विच मे फ्रीक्वेंटली नॉट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो फंड्स की डिमांड है, जो गवर्नमेंट लोन लेती है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उससे इन्फ्लुएंस नहीं होती। वो स्टेट बैंक के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है, वो उनको कहती है, वो उनको लोन दे देते हैं। इसके अलावा जो फर्म्स लोन लेंगी, फंड्स लेंगी, जो इंडिविजुअल्स फंड लेंगे, जो हाउस होल्ड फंड लेगा, वो नेगेटिव रिलेटेड होगा आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ये समझ आ गई? Now the second force. The second force affecting the level of the rate of interest is the total supply of funds. यानी पहले हमने बात की है उन फंड्स की डिमांड की, अब हम बात कर रहे हैं उन फंड्स की सप्लाई की।
सो डिमांड भी हमने देख ली फ़ंड्स की, सप्लाई भी देख ली। अब हम इनके इक्विलिब्रियम पे आते हैं और हम देखते हैं कि डिमांड जो है फ़ंड्स की वो कौन से फैक्टर्स से इन्वॉल्व होती है, इफ़ेक्ट होती है, और सप्लाई जो है फ़ंड्स की वो कौन कौन से फैक्टर्स की मदद से इफ़ेक्ट होती है। सो इक्विलिब्रियम इन द मार्केट, द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इज़ द रेट that equates the aggregate demand for loanable funds with the aggregate supply of loanable funds। वो पॉइंट जहाँ पे डिमांड ऑफ द फंड्स बराबर हो जाए सप्लाई ऑफ द फंड्स के, उस पॉइंट पे जो लोन्स की प्राइस, जो फंड की प्राइस डेट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन होगी, वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। द एग्रीगेट डिमांड फॉर फंड्स कैन बी रिटन एज, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीगेट डिमांड ऑफ द फंड्स को डिटरमिन करते हैं। डिमांड डी ए जो है वो एग्रीगेट So the aggregate supply for funds SA can be written as aggregate supply SA is equal to SH। अब वो उसमें DH क्या था, डिमांड, हाउस होल्ड्स की डिमांड, तो इसमें SH के हाउस होल्ड्स की सप्लाई। DB क्या था, डिमांड बिजनेस की, बिजनेस सेक्टर की डिमांड फंड्स की, तो SH क्या है, बिजनेस सेक्टर्स जो सप्लाई कर रहे हैं फंड्स। SG क्या है, गवर्नमेंट्स जो सप्लाई कर। अब हम इसका इक्विलिब्रियम देखते हैं। इन इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड डेट इज़ DA इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई डेट इज़ SA। हम उसी तरीके से जैसे हमने डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस इतनी दफ़ा पढ़ा हुआ है, हम प्राइस ऑफ द क्वांटिटी को वर्टिकल एक्सिस पे लिखते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी कौन सी है, फंड्स, और उसकी प्राइस क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको हम वर्टिकल एक्सिस पे रख रहे हैं। वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा और आपके पास जो है ऑन दी हॉरिजेंटल एक्सिस आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। तो सप्लाई जब आप ड्रा करते हैं तो हमने देखा है कि सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्वांटिटी सप्लाई में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और क्वांटिटी डिमांड और रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसलिए डिमांड का जो कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है और सप्लाई का जो कर्व है पॉजिटिवली स्लोप्ड है। जहाँ पे ये दोनों कर्व्स आपस में बराबर हैं वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड DA, फंड्स की एग्रीगेट डिमांड बराबर है फंड्स की एग्रीगेट सप्लाई के SA के। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स बराबर हैं वहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है, और इसी पे ही सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई फंड्स की आप